टोटल एग्जाम होगा। ओके, तो अभी अभी से ही सिलेबस जान लो कि क्या है तुम्हारा। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और वेक्टर, ये 3 तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, फैक्टर भी आएगा सर? हाँ वेक्टर भी है, सब सिखा जाएगा सर, फैक्टर खत्म हो भी जाएगा। आएगा। वेक्टर 90% खत्म हो चुका है, और अभी एक सर और एक बार बोल लीजिए कि अब सिलेबस जो होगा एग्जाम का, यूनिट एंड डायमेंशन होगा। सर क्रॉस पदक डॉट पदक नहीं हुआ है सर, कैसे तो हो 90%? जाएगा ना, हो जाएगा ना, तो वो 10% तो वही बचा हुआ है ना। यूनिट एंड डायमेंशन बचा हुआ है, मतलब कंप्लीट है, एरर कंप्लीट है, और उसके बाद वेक्टर। सर क्या आपने क्वेश्चन पेपर रेडी किया है? नहीं, क्वेश्चन पेपर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारा कोटा से आ रहा है। सर टोटल मार्क्स कितना होगा? दुर्गे सर ने कितने का बताया? 720। 720। 720 तो नीट के लिए बोला होगा ना। सर आईआईटी के लिए हमारे कितना? लिए 360, हमारे लिए 300। 300 जेई के लिए, ठीक है सर। एरर बेसिक्स मैथ्स के अंदर आता है, हाँ एरर बेसिक मैथ्स के अंदर आता है। चलो ये सब चीजें बात का, सिलेबस मिल जाएगा, प्रॉपर ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन में। ठीक है, अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीड होगा पोजीशन वेक्टर, इसे हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक ना, 1D मोशन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेक्टर के अंदर पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए ऐसे बोल सकते हो तुम, सितंबर में एग्जाम होता तो अच्छा रहता। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा। अब जैसे कोटा के अकॉर्डिंग तुम्हारा टेस्ट पैटर्न होता है, तो वहां देखना पड़ेगा वहां पर किस अकॉर्डिंग हो रहा है। वेक्टर लिख लीजिए, वेक्टर which represents the position of magnitude and with respect to it. नहीं, ये सब जो डिफिनेशन सब लिखाता हूँ इसको रटना नहीं है, तो बस समझना है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ओरिजिन इसको सेंटर पे करो, वो पॉइंट से 0,0 कोऑर्डिनेट दिखाते हो ना। तो तुम्हें क्या, कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए तुम्हें एक ओरिजिन, जैसे मान लो कि मैं तुम में से पूछूं किसी से कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ हुआ है, ठीक है, तो बताओ कैसे बताओगे घर कहाँ हुआ? एकदम से घर बता दोगे कि ठीक है, तो वो सही से हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो असम में। अगर कोई ऐसे बोल दे कि हाँ मैं तो, ठीक है, सपोज मैं तो कुछ ऐसा जगह बोल दे, XYZ जगह बोल दे, ठीक है, मैं वहां से हूँ, तो वहां के जगह का तुम्हें सही से कैसे पता चलेगा जब तक तुम्हें सर स्टेट ना बता जाए। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। हाँ सर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से। अरे ये तो बहुत खतरनाक, तुम जियोग्राफी में घुस रहे हो। सिंपल में पूछो कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, ठीक है, तुम्हारा कोई नाम पूछा जाता, तुम बोलते हो ना मैं एड्रेस अपना बताते हो। एड्रेस कैसे बताते हो? मेरा घर यहाँ पर हुआ, थाना हमारा यहाँ पे, पिन कोड हमारा ये हुआ, हमारे पापा जी का ये नाम हुआ, इस तरीके से डिफाइन करते हो। वैसे ही मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, अगर इसे हम बोल रहे हैं, अब ये वेक्टर ये कहीं भी स्पेस में कहीं पर भी है, अगर इसी वेक्टर को मैं उठा के अगर यहाँ से रख दूं, ठीक है, इसी वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो ये वेक्टर एक हमें डिफाइन हो गया। चलो ये एक्स वाई में था, अगर इसको हम चाहे तो 3 कोऑर्डिनेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। एक वेक्टर इधर ले, जेड वेक्टर। तो अब यही वेक्टर सेम यहाँ पर इसको हम ऐसे करके, हाँ मैग्नीट्यूड के बाद में एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये WRT ऐसे करके लिखते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू। और सर मैग्नीट्यूड के पहले वो क्या लिखा है? इन IN इन विथ रिस्पेक्ट। अभी डिफाइन वो समझाता हूँ।
अब देखो यहाँ पे इस वेक्टर को आर पोजीशन वेक्टर को उठा के मैंने एक लोकेशन पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसी पॉइंट, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो पॉइंट से, ठीक है, अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट लिखना हो तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बताओ, क्या बोलोगे, एक्स में है ये, वाई में है ये और जेड कोऑर्डिनेट में है ये, ठीक है। ओके, तो अगर हमें लिखना हो इस वेक्टर को, आर को लिखना हो, अगर हमें लिखे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to coordinate axis is, बताओ क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे तुम, ये जो आर पोजीशन वेक्टर ये हमारा क्या है, प्लस वाई जे के प्लस XI के प्लस YJ के प्लस ZK के। हाँ एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा क्या हुआ पोजीशन वेक्टर। अगर यही चीज मान लो हमारा जेड एक्सिस नहीं गिवन होता तो हम क्या बोलते पोजीशन वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे के। वाई जे के। ओके, ये चीज हमारा क्या आता है पोजीशन वेक्टर कहलाता है। एक आता है सेम इसी की तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है क्या? हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया तुम्हारा, कोऑर्डिनेट क्या एक्स में है, वाई में है और जेड में है। यहाँ पे तुम ओरिजिन पे और लिख लो 0 0 0, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पर y 0 है, z 0। ये लेंथ यहाँ तक जो यहाँ पे पॉइंट P जो हमने लिखा है, यहाँ पे x में भी है, y में भी है और z में भी है, तीनों कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू हमारा है r। ओके, अब अगला आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यस सर। क्या होता है? क्या होता है? सर एक पोजीशन वेक्टर को अगर दूसरा पोजीशन वेक्टर में शिफ्ट कर दे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे कि अगर हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन का बात करें, एक एक्स है एक हमारा वाई है, ठीक है। एक हमारा पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है, ओके, ये कुछ एक्स आई में है और एक हमारा इधर की तरफ वाई में है, इधर की तरफ हमारा वाई जे में, इस तरीके से चला। तो अब इसका बताओ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। सोचो एक तुम्हारा इधर एक्स आई जा रहा है और एक वेक्टर तुम्हारा इधर जा रहा है वाई जे में, अब और तुमसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। बता दो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, बताओ। तो हम वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्ट होगा क्या? सर एरो से एरो कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, तो हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, सपोज इस वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है y को, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ की तरफ, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और x को यहाँ पर ऐसे करके शिफ्ट कर दो। ये काम तो हम वेक्टर का शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसे ये y वाला जो अब आ गया हमारा, ये यहाँ पे आ गया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया। कहने का मतलब हमने ये y जो था इसको यहाँ पे कर दिया y जे वेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारा पाथ हुआ, ये हमारा बताओ क्या हुआ, शॉर्टेस्ट हुआ, ठीक है। क्या ये पाथ हमारा शॉर्टेस्ट होगा दोनों का, तो इसे हम बोल देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कहने का मतलब आर वेक्टर। तो यही अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का हम डायरेक्शन किधर से देंगे। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन इसका अपोज करने वाला चाहिए, ट्रायंगल लॉ। ये देखो एक्स और वाई क्या क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, एक्स और वाई ऐसे करके क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे नहीं होना चाहिए, वो 0 हो जाएगा, तो मतलब ये अपोज करने वाला होना चाहिए, तो ये इस तरीके से होगा। तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताओ। ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वही तुम्हारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम आर जो लिखेंगे, तो आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे लिखोगे। इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके।
और इसका अगर हमें टेन, अगर इस एंगल को मैं टेन थीटा बोल दूं तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, y बाय एक्स आ X. जाएगा। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं क्या करता हूँ 3D में लेके जाता हूँ, सर और एक बार समझा दीजिए। चलो ठीक है 3D में एक बार फिर से समझो, एक्स वाई जेड प्लेन सेम, अब पिछले वाला ही है, ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस है। इससे पहले हम सिर्फ 2 में लेके जा रहे थे, यहाँ पे हम 3 पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर हमारा है, समझो आर वेक्टर है, ठीक है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस वेक्टर का हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर का। जैसे सेम इसका पोजीशन लिखो, इसका पोजीशन एक्स में, वाई में, जेड में वो कितना होगा बताओ। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखोगे ना, पोजीशन वेक्टर आर का तुम लिखोगे एक्स प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, ऐसे करके लिखोगे, एक्स में, वाई में, जे में। तो इसको तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो, इनका डायरेक्शन के साथ लिखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो हमने पोजीशन वेक्टर में देखा था, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में भी हमने सेम यही काम किया था, ठीक है। तो ये चीज हमारा, ये जो आर वेक्टर है, ये हर एक में, एक्स में, वाई में और जेड में, इनका हम रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो वो हमें रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में। अब जैसे 2D में देखो, यहाँ पे हमें 2 वेक्टर गिवन था और इसका हमें रिजल्टेंट निकालना था, तो एक एक्स वाई गया हमारा ऐसे करके था, सर टेन थीटा इक्वल वाई जे कैप बाई एक्स आई कैप क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे फर्स्ट वाले में एक्स वाई प्लेन में। हाँ सर, जे कैप और आई कैप क्यों नहीं लिखा? अरे कल ही तो मैंने ये चीज बताया था, टेन थीटा क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, टेन थीटा स्केलर है या वेक्टर है, Scalar. स्केलर है। तो इधर भी हमें क्या लिखना होगा, स्केलर लिखना होगा, ठीक है। इधर अच्छा, भी ठीक है। स्केलर, अगर तुमने ऐसे लिख दिया, अगर तुमने यहाँ पे जे में, वाई जे में है और ये हमारा के में है, अच्छा सॉरी आई में है, ये हमारा आई में है, तो एक तरफ स्केलर हो जाएगा, एक तरफ वेक्टर हो जाएगा। तुम क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। अब मैग्नीट्यूड में लिखोगे वाई जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये वाई बाय एक्स हो गया, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट, कल ही मैंने बताया था, ओके। तो यहाँ पर देख लो, पोजीशन वेक्टर जिसको समझ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको समझ में नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधा होता है शॉर्टेस्ट वेक्टर। मान लो एक वेक्टर ऐसे गया, जो इससे पहले हम ये सब चीज कर चुके, दूसरा वेक्टर ये गया, तीसरा वेक्टर हमारा जेड वेक्टर ये गया, ठीक है। तीसरा वेक्टर चलो हमारा ऐसे करके ये, चलो तीसरा वेक्टर ऐसे है। अब तुमसे पूछा गया कि चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए कि क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। उस पर हम जैसे ऐसे करके उठा के एक्स को लेके आ गए, ठीक है, एक्स को लेके चले गए, वाई को ऐसे करके, वाई है ना कुछ एंगल पे होगा, तो ये ऐसे करके हमने वाई को डिफाइन कर दिया। अब ये जेड को कैसे करेंगे, सबका टेल टेल मिला दो, जेड को ऐसे कर दोगे, ठीक है, ओके आया समझ। हाँ, अब ये वेक्टर आ गया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट तुम कैसे निकालोगे, तो इनको, इस वेक्टर को इसका ऐसे करके पोजीशन वेक्टर लिख लो, यहाँ पे एक्स आई लिख लो, वाई जे लिख लो और जेड के लिख दो, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के का एक्स वाई जेड का स्क्वायर। तो ये तुम्हें क्या दे देगा, ये तुम्हारा डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर ही देगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर सिमिलर टू किसके हो गया, डिस्प्लेसमेंट के। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर अगर तुम्हें सवाल आए कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, एक मैन है, कभी नॉर्थ जा रहा है, कभी ईस्ट जा रहा है, कभी साउथ जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, तो तुम्हें किस मेथड से करना होगा बताओ, रिजल्टेंट मेथड से। रिजल्टेंट हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। हम जब सवाल पे आएंगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएगा, ओके। पर तीनों वेक्टर उसका रिजल्टेंट ब्रेक करना पड़ेगा क्या, हाँ वेक्टोरली करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझना चाहोगे तो और अच्छे से भी समझा जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा नीट का है नहीं। चलो समझना है तो समझ क्या रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अगर तुम्हें और भी अच्छे से इसको समझना है तो मैं सोच रहा था इसको सवाल के थ्रू करूँ, एक्स है, ये हमारा वाई है,
इसको मैं काइनेमेटिक्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जो तुम्हें डीपीपी में है इसमें, वो भी डीपीपी मिला नहीं तुम्हें, उसमें डीपीपी में पोजीशन वेक्टर का भी सवाल है, इस वजह से तुम्हें देना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। अभी ये r1 वेक्टर है, सपोज यहाँ से ये r2 वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर यहाँ से p गया और एक वेक्टर यहाँ से q गया, एरो भी बना दो, ये p गया और ये q गया, ओके। अब तुम्हें बोला गया है इस पॉइंट को p बोला गया और इस पॉइंट को y बोला गया, तो इसका कोऑर्डिनेट ले लो तुम x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, वो हम ले लेते हैं x2, y2, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट समझ में आता है ना, जैसे ये p पॉइंट ऐसे करके यहाँ से होगा, x में कुछ होगा, y में कुछ टीचर होगा, टाइम। हाँ हाँ वो सर लिखना है। अब तुमसे पूछा गया इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इसका बताओ। पोजीशन सर वेक्टर तो एक, x1 i cap plus y2 minus y1 j cap। हाँ सही है, बिल्कुल। अब तुमने ये कर रखा है, इसीलिए तुमने एकदम से आंसर बता दिया, ठीक है। एक बार कर लोगे तो आंसर। अब इनका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बताओ। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट, तो इसका शॉर्टेस्ट कौन सा होगा पाथ बताओ, यही वाला इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, शॉर्टेस्ट ये वाला होगा। अब इसका हम एरो किधर से देंगे, ठीक है। तो बताओ कि स्टार्टिंग, अब तुमसे पूछा जा सकता है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर यहाँ है, फिर यहाँ पे कोई इसका स्टार्टिंग और फाइनल बताना पड़ेगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में तो चलो P हमारा इनिशियल था, बाद में ये चला गया Q पे, ठीक ना, ये हमारा यहाँ पे फाइनल हो गया, तो हम जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बताओ, थोड़ा बहुत क्लास 10th में पढ़ा होगा, वो हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। हाँ सर। जी सर। फाइनल में से इनिशियल को, तो हम यहाँ से फाइनल में से इनिशियल कहने का मतलब हमें क्या करना होगा, ऐसे करके एरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये चीज हमें क्या बताएगा, डेल्टा आर बताएगा, इसको डेल्टा आर मतलब डिफरेंस बताएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे करके वेक्टर लिख सकते हैं ना, r1 ऐसे करके, पहले r1 वेक्टर लिखो, r1 वेक्टर लिखाओ, क्या लिखोगे, x1i प्लस y1j, फिर इसके बाद r2 वेक्टर लिखोगे, वो कैसे लिखोगे, x2i प्लस y2j लिखोगे। अब डेल्टा आर लिखाओ, कैसे लिखेंगे डेल्टा आर, वो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, ठीक है। बताओ क्या आएगा हमारा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का i प्लस y2 माइनस y1 का j, ठीक है। ये हमें क्या मिला, डेल्टा आर वेक्टर मिला। अब तुम क्या करो, अप्लाई द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर वी गेट। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाओ, बताओ क्या लिखोगे, ट्रायंगल लॉ लिखोगे तो r1 प्लस डेल्टा r1 इक्वल टू r2 लिख सकते हैं। ये डायग्राम देखा, बताओ ट्रायंगल लॉ में कैसे लिखेंगे हम, r1 प्लस डेल्टा r इक्वल टू r2 लिख सकते हैं ना, एरो देखकर। हाँ, तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, ठीक है। ऐसे करके लिखा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखो चेंज ही बताया ना हमें, ये यहाँ से भी अगर हमने ट्रायंगल से लिखा तो ये हमारा चेंज ही दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, अभी जस्ट मैंने निकाला है, r2 माइनस r1 कितना आएगा, प्लस y2 माइनस y1, ऐसे लिखा। अब इसी चीज को डेल्टा आर, ये हमारा अगर डेल्टा आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखोगे ना। i और j है ना, तो एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच में, 90 डिग्री, प्लस यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा लिखते हो, वो चीज लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है ना, जीरो हो जाएगा। हाँ वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हो तुम कि इसी चीज को अगर जनरलाइजिंग हम कर दे 3D में, इसको हम जनरलाइजिंग कर दे, सर हाँ 4, सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल से इनिशियल पॉइंट तक होता है। हाँ
सर तो डायरेक्शन सर फाइनल से इनिशियल होना चाहिए था सर, फिर आपने उल्टा क्यों लिख लिया? एक सेकंड रुको, x2 माइनस x1, अगर इसको हम 3D में लिखेंगे जो हमें रिजल्ट मिला उसके अकॉर्डिंग y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब देखो, पहले स्टार्टिंग p था, कोई चीज डिस्प्लेस कैसे करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कोई चीज कैसे निकालोगे, एक यहाँ पे था और ये बाद में ये चीज शिफ्ट होके इधर चला गया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट p था, चलो ये इधर शिफ्ट होके यहाँ पे q पे चला गया, तो हम कोई चीज का डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, हमारा चेंज को, ये सब चीजें ना हमें बताओ। चलो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, चलो अगर तुम बात कर ही दिए हो तो बताओ मुझे। अब डिस्टेंस बताओ, ए से बी के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, और ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। सेम होगा सर। दोनों का AB सेम होगा। सर स्ट्रेट लाइन हुआ तो सेम होगा। अरे तो हाँ, स्ट्रेट लाइन वही तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ इन दोनों के बीच का बताओ। माइनस है। अब डिस्टेंस बताओ कि किस डिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच का। सब प्लस होगा सर। अरे ऐसे तो ही ना, तुम बोलो ये कैसा सवाल हो गया। आप मुझे पाथ बताइए ना, पाथ 1, पाथ 2, हाँ पाथ सर। 3, पाथ 3, पाथ 4, ठीक ना, कौन सा पाथ से हम जाएंगे, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ठीक है, कौन सा हम पाथ से जाएंगे तब हम आपको डिस्टेंस देंगे ना। मान लो कोई पाथ 1 से जा रहा है तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा, 2 का अलग होगा, 3 का होगा, 4 का। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो हम ट्रेवल करते हैं, ओके, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया जाता है वो होता है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। अब पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होता है। अब तुमसे यही सवाल है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछ दिया, ए और बी के बीच में बताओ, तुम क्या बोलोगे डिस्टेंस के लिए, अच्छा सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम इतना बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे डिस्टेंस के लिए पाथ जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ना चेंज जरूरी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी है, चेंज जरूरी है। और ये चेंज हम कैसे निकालते हैं बताओ, चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक ना। कभी भी कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहीं पर भी पढ़ोगे, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकालोगे। तुम साफ पकड़ोगे बी को, पकड़ोगे ए को, और दोनों में क्या करोगे, दोनों का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, मतलब ये हमारा जो पाथ होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन जो पाथ होगा ए और बी का, वही चीज हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके। लेकिन सर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन? हाँ ठीक है ना, तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो ये होगा हमारा इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से हम फाइनल जाएंगे, तभी तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल चेंज करेंगे, ओके। हाँ सर ठीक है। अच्छा एक बार चलो ये सवाल आ गया, तो एक बार आईआईटी में सवाल पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ क्या था सवाल, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब सवाल है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, बताइए चेंज एंड पाथ, ठीक है, कौन सा इसमें स्केलर है, कौन सा इसमें वेक्टर है। सर Change चेंज factor है। स्केलर है, चेंज फैक्टर है, फैक्टर है, स्केलर है, हाँ पाथ स्केलर। हाँ, तो हम चेंज को क्या बोल देंगे, अभी देखो ना, चेंज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वेक्टर है, वेक्टर है। और हमारा पाथ किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। तो आईटी थोड़ा घुमा के पूछता है, लेकिन वो हिंट दे दिया था ना कि विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन के बेसिस पे बताइए चेंज और पाथ, ठीक है, हमारा क्या है, कौन स्केलर है कौन वेक्टर। क्या है अब तुम तो ये नहीं बोल सकते हो कि सर ये पाथ और चेंज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका हम नहीं बता सकते, उसने टर्म एंड कंडीशन रख दिया है, ओके। सर चेंज सर समझा दीजिए भाई। अरे चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तुमसे चेंज पूछा जाता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा तुमसे डिफरेंस पूछा जाता है, मतलब डिफरेंस क्या होता है, क्या चेंज और डिफरेंस दोनों सेम है, नहीं सर। नहीं फिर डिफरेंस क्या होता है,
सर सेम फाइनल है चेंज ऑर्डर। अरे डिफरेंस होता है सीधा सीधा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब भी तुमसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो, और चेंज पूछा जाएगा तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। यही काम हमने यहाँ पर किया। तो हमने अपना एरो जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल ये जिसको डिस्प्लेसमेंट बना दिया, ठीक है। उसको आर लिखा, R2 लिखा, इसका डिफरेंस लिखा, फिर ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, ठीक है। ट्रायंगल लॉ अप्लाई हुआ, फिर डेल्टा आर मिला, फिर डेल्टा आर को हमने वेक्टर के टर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। हो गया समझ में? ज्यादा अभी डेप्थ में मत जाओ इसके अंदर, अभी ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, बस हमें वेक्टर के टर्म में समझना है। ओके, फाइनल इसका है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का ये फाइनल है डेल्टा आर, ये वाला लेंथ। ये अभी जो हमें निकला है ये वैल्यू, ये किसका है हमारा? अभी जो ये वैल्यू निकला है ये डेल्टा आर, ये कौन सा लेंथ बताएगा बताओ? ये वाला लेंथ बताएगा ना, ये वाला लेंथ बताएगा। ओके, चलो एक सवाल करते हैं, उसको सॉल्व कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। सर आज डीपीपी दे देंगे ना टिप उस दिन हाँ की आज, तरह? हाँ आज डीपीपी मिल जाएगा। आज हो सकता है 2 डीपीपी मिले। हाँ, ठीक है सर। सर क्लिप नंबर 1 नहीं मिला है सर फैक्टर हाँ का। हाँ, वो क्लिप 2 पहले एक ही पड़ गया, क्लिप 1 करना ना, आज ले लेना। टोटल 5 डीपीपी मिले। ये पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट, ये जो है तुम्हारा 2, 4, 6 मीटर। मूव फाइनली। देखो फिजिक्स को जो है ना तुम लोग रट के मत करो, इसको ना प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझो, न्यूमेरिकल के थ्रू समझने का कोशिश करो, थ्योरी के थ्रू कभी भी इसको समझने का कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारे एग्जाम में सवाल बनेगा नहीं। सोल्व करो। ए पार्टिकल इज इनिशियली एट ए पॉइंट, देखो डिफाइन कर दिया। +4 जे कैप +6 के क्या होगा? क्या बोल रहे हो? पहले ये तो बोलो ना, आंसर बोलो। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना हाँ, सर। होगा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। राइट आंसर, ठीक है। और सर फाइनल सर फाइनल पोजीशन 3i कैप 2j कैप माइनस 3k और कैप। डिस्प्लेसमेंट सर i कैप -2 minus j कैप -9 कैप। वेरी गुड, सभी आंसर देते हैं। एक साथ सब आंसर दे रहे हो। चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि नहीं? हाँ, इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ऐसा सवाल ना कभी भी आईआईटी और नीट में नहीं आ सकता है, इवन कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, अभी ढंग के सवाल पर। तो R1 सीधा सीधा IJK में लिख दो इसको, 3 कोऑर्डिनेट दे दिया ना तो हमें समझ में आ गया ये IJ और K में है। इसी तरीके से R2 का लिखेंगे हम, तो ये R2 क्या है हमारा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा आ जाएगा 3i + 2j - 3k, ठीक है। तो अब हमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा ना, तो R2 - R1 करना होगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, और तुम लोग सब्ट्रैक्ट कर लोगे। I आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ, I + -2j और -9k, इसको अच्छे से लिख लो। I - 2j - 9k, ये आंसर है सब। ओके, ठीक है। देखो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज था और आसानी से कर लेते हो ऐसे सवाल को। अब क्या होगा, तुम्हें जो पेपर में मिलेगा ना थोड़ा वो ट्विस्ट रहेगा, लैंग्वेज करना ये चीज है, थोड़ा घुमा के दे देगा वो सवाल।
a bird fly due east through a distance of 100 meter, comma, then heading due north by a distance of 50 meter, comma, would fly vertically up through a distance of 20 meter. Find the position of the bird relative to its initial position. Okay? एक बर्ड है, वो फ्लाई करना स्टार्ट किया, पहले ईस्ट जाता है, कितना डिस्टेंस 100 मीटर, देन हेडिंग मतलब हेड, तब उसका हेड फिर किधर जाता है, नॉर्थ के तरफ, ठीक है, बाय डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. इफ फ्लाई वर्टिकली अप थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फिर आगे क्या होता है, फिर वो 20 मीटर जाता है, ठीक है. और फिर तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ बर्ड रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन से कितना दूर चला गया है, ठीक है, तो निकालना है. चलो निकालो. अच्छा, डायरेक्शन वगैरह पता है ना सबको, कैसे हम निकालते हैं पेपर पे डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे करके. ये ऊपर की तरफ तुम्हारा 100 आई कैप, 50 जे कैप, 20 के कैप. इसका रिजल्टेंट बताना, रिजल्टेंट बताओ. नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है. ये तुम्हारे पेज पे ना ये डायरेक्शन हो गया. और जैसे वर्टिकली अप है, ठीक है, तो अप ऐसे करके समझ लो, इस तरफ तुम्हारा क्या हो गया, अप हो गया, और इधर की तरफ तुम्हारा डाउन हो गया. ये अप हो गया, ये डाउन हो गया. अब इंक्लाइंड मत समझना आपको, ठीक है. अप ये हुआ तुम्हारा अप, ये हुआ तुम्हारा डाउन. चलो कितना आया मैग्नीट्यूड, थोड़ा कैलकुलेशन होगा. ठीक है, करूँ इसे, आया आंसर. चलो S1 वेक्टर बताओ पहला, ए बर्ड फ्लाई. सर आपने तो पोजीशन ऑफ द बर्ड पूछा है. हाँ, पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ बर्ड रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन. हाँ, पोजीशन वेक्टर तुमने बताया, मैं तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ. अगर मान लो कि इसका मैंने मैग्नीट्यूड पूछ दिया तो बताओ. मेरे पास आंसर ना रूट में आता है. हाँ, रूट में आएगा. मेरे पास जो आंसर है ना इसका, वो मैग्नीट्यूड में गिवन दे दिया है. ओके, पोजीशन वेक्टर में होना चाहिए, इसीलिए मैच कर लेंगे. फिर कितना आता है, 10 रूट करके कितना आ रहा है बताओ, 10 आ रहा है बाहर. हाँ, राइट आंसर निमिषा. 10 रूट 129 मीटर कितना आएगा, ये चेक कर लो. अगर जिसका सही है वो सही है. ओके सर आया वही है. हाँ, तो देखो बहुत सिंपल है. हाँ सर वही आया. हाँ, बहुत सिंपल है. ए बर्ड फ्लाई तुम्हारा क्या था, ईस्ट जा रहा है. ईस्ट किधर की तरफ है, ईस्ट हमारा इधर की तरफ पड़ रहा है, ईस्ट इधर की तरफ पड़ता है. ये वाला डायग्राम देखो, ये डायरेक्शन वाला डायग्राम देखो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आगे की तरफ जा रहे हैं ना इस तरीके से, तो इसको हम S1 बोल देते हैं, इसको S1. और ये S1 किधर जा रहा है, 100 I लगा दो इसमें डायरेक्शन के साथ, 100 I. फिर क्या बोल रहा है, अब तुम अपना फेस क्या कर लो, अपना फेस क्या कर लो तुम, ठीक है.
अपना है फेस क्या कर लो तुम, इसके तरफ ईस्ट की तरफ कर लो। फिर इसके बाद बताओ तुम्हारा जब यहाँ पे पहुंच गए, अब बोला जा रहा है तुम्हारा हेड क्या होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। बताओ नॉर्थ किधर होगा, जब हम यहाँ पे पहुंच गए नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। हाँ सर। ऐसे करके फिर हमारा नॉर्थ सर। होगा, इस तरीके से होगा नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ को S2 बोल दो। तो S2 वेक्टर को कितना लिखोगे बताओ, 50J। ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा नॉर्थ होता है ना, तो इसको 50J लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर क्या बोल रहा है कि ये वर्टिकली जा रहा है, फिर ये वर्टिकली डिस्टेंस कितना जा रहा है, 20 मीटर। तो अब इसको हम वर्टिकली, यहाँ पे जो मैंने अप लिखा ना, ये क्या बता रहा है, जैसे इस टाइप से दिखा रहा है। मतलब सर ये स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। हाँ, एक्स में जा गया, वाई में गया, मतलब ये जेड होगा। तो या तो अब इसका मैं अप कैसे बनाऊं बताओ, या तो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होगा, यानी तो बाहर की तरफ। एक तुम अपने पेन एक ऐसे करके पेन बना लो, एक पेन ऐसे करके रख लो। अब एक पेन इन दोनों के ऊपर तरफ रख लो, ठीक है, एक पेन जस्ट इसके ऊपर में रख लो। तो ये वर्टिकली, तो ये किस एक्सिस में गया, इसको हम डिफाइन करने के लिए या तो ऐसे कर देते हैं ना, जेड एक्सिस, कभी देखते हो ना, या नहीं तो जेड एक्सिस इधर जा रहा होगा, इसीलिए कभी ऐसे करके हम कभी डाउन करते हैं। तो ये चीज किस में जा रहा है हमारा, वर्टिकली अप बोला गया ना, तो इसको हम के बोलेंगे। तो S2 हमारा कितना गया है बताओ, इसको के में कितना गया, 20 मीटर, इसको हम 20 मीटर। अब चाहो तो तुम इसको एक जगह अलाइन करके बना लो, ठीक है, या नहीं तो रहने दो, सीधा आंसर तक जाओ। अगर एक जगह सब वेक्टर है तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, इधर हम बोल देंगे 100 मीटर, इधर बोल देंगे हम 50 मीटर, 50 मीटर, और अगले वाले को ना हम इधर बता देते हैं 20 मीटर। ठीक है, ऐसे गया। तो इसका हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ, आर का पोजीशन वेक्टर S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। तो ये चीज हमें कितना मिला, 100i प्लस 50j प्लस 20k। तो इसका रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हो तुम लोग। इसका रिजल्टेंट अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। बताओ ये स्क्वायर कर लेना तुम, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 10√129 मीटर। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो सवाल यहाँ पे एक मैंने डिस्प्लेसमेंट का जो बताया था, IJK वाला, पहला स्टार्टिंग वाला में, ठीक है, कोई किधर भी जा रहे हो कोई मतलब नहीं, इनको वेक्टर के टर्म में लिख लो, IJK के टर्म में लिख लो, इसका रिजल्टेंट सीधा सीधा S1 प्लस S2 प्लस S3 करके ऐड कर दो। वही काम हमने यहाँ पे किया। ओके, एक सवाल इसी के ऊपर करे क्या, IIT का पूछा हुआ ठीक सवाल है। है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम ट्राई करूँ करना। देखो क्लास का ना सवाल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन तुम्हें जो नोट DPP में मिलेगा और बुकलेट से में वो इजी है। इंसेक्ट अगर ना भी बने क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं। एन इंसेक्ट crawls from A to B where B is the center of the rectangular slant face. Find the पहला पार्ट, initial and final position, initial and final position vector of the insect। और दूसरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट। और एक डायग्राम गिवन है। सर स्लैंट फेस का मतलब क्या है? स्लैंट फेस अभी बता रहा हूँ ना, पेपर अभी सवाल पहले कंप्लीट कर। ये x है, ये y है, ये z है।
इधर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 0, 0। इधर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 0, 1। ओके, ये पॉइंट ए बोला गया है और ये पॉइंट बी कहाँ पे है? इसके बीच में, इसके बीच में। अब हुआ सवाल कंप्लीट। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एन इंसेक्ट क्रॉल्स मतलब क्या कि मूव जो करता है इंसेक्ट, इधर से उधर जाता है। एन इंसेक्ट क्रॉल्स फ्रॉम ए टू बी वेयर बी इज द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैंट फेस। अब जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर कुछ पकड़ लो तुम, जैसे ये तुम्हारा ये रेक्टेंगुलर है, ये सीट कोई सीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ऐसे करके बनाते हो ना इसको, अगर तुम देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर है, ये एक फेस, इसको ना सिलेंट बोलते हैं, ये वाला फेस। और यहाँ पर क्या हो गया, एक बी इसकी क्या है, सेंटर पे है, एक रेक्टेंगुलर के सेंटर पे एक बी हमारा फेस है, ये लिखा हुआ है कि एन इंसेक्ट क्रॉल्स A to B where B is the center of a rectangular slant face. Find initial and final position of insect और displacement. Initial और final position तुम्हें बताना है, ओके। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला क्या है, कोऑर्डिनेट है, सेंटर बोलते हैं ना, एक्स वाई जेड का सेंटर है। तो इनिशियल पॉइंट तुम्हें कहाँ पे बताना है, ए का इनिशियल पॉइंट बताना है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या बताना है, बी का तुम्हें इनिशियल पॉइंट बताना है, ओ ए और ओ बी, ऐसे करके इसको प्लॉट कर सकते हो ना, ऐसे करके ओ ए बताना है। ओ ए तुम्हारा क्या होगा, इनिशियल पोजीशन होगा, ओ बी तुम्हारा क्या होगा, फाइनल पोजीशन होगा। तो तुम्हें ए का फर्स्ट के क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, बी का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो तुम्हें दोनों का क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिल जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट। फिर तुम्हें क्या करना होगा, बी, फिर तुम्हें ए और बी का में से बी माइनस ए कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि बी फाइनली ये क्रॉल करके गया है, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ, लास्ट में हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। ओके, सवाल समझ में आया सर? ओ ए ओ बी निकलने के बाद अरे ओ ए ओ बी कहने का मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकालो तो इनिशियल नहीं हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट बता दो, ए का कोऑर्डिनेट बता दो, इसी को 0 to 1 0 to 1। वेरी गुड, कैसे बताया, देखो सर ए वाई और जेड एक्सिस में है, हाँ वाई बिल्कुल, जेड ये प्लेन में है। हाँ, ए पॉइंट जो है हमारा वाई जेड, ए जो है हमारा किस में है, वाई जेड प्लेन में है, एक्स में नहीं है, तो एक्स हमारा क्या होगा, 0 होगा, ओके। वाई में कितना है, वाई कितना है, 2 है, 2 तो यहाँ पे 2 होगा। जेड कितना है, 1 है, 1 देखो ना यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या 2 लिखा हुआ है, ये हमारा कोमा 1 हो गया, ठीक है। तो तुमने लिख दिया ए का, तो तुम बोल सकते हो कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो तो हम ओरिजिन से लिखकर देखते हैं ना, तो ऐसे करके हम ओ ए वेक्टर लिखेंगे और इसका हम क्या लिख देंगे। अब ये सब चीज हमने किसके रिस्पेक्ट में बताया, बताओ, ओ के रिस्पेक्ट में बताया ना, तो यहाँ पे ये ओ ए कितना हो जाएगा, 2j प्लस के वेक्टर, 2j प्लस के, ओके। अब सिमिलरली तुम्हें ओ बी बताना है, ओ बी बताना है, ओ बी के लिए पहले बी का कोऑर्डिनेट बताओ, बी का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, 3 to 1 3 2 1 गलत, बी कहाँ पे है, इन बिटवीन है ना, 3/2 1 और हाफ होगा क्या? Very good. हाँ सर, राइट राइट। अब जैसे तुम बी का कोऑर्डिनेट लिखोगे, देखो बी में पहले क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, फिर वाई लिखोगे, फिर जेड लिखोगे। एक्स में क्या क्या है बताओ, एक्स में तुम्हारा ये 3 रहा, इधर तो 0 है, तो हम 3 लिखेंगे, लेकिन ये 3 कहाँ पे, इन बिटवीन है ना, तो 3/2 लिखेंगे। वाई का कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, वाई हमारा कितना है, 0 है, सॉरी वाई हमारा कितना है, 2 है ना, तो हम वाई का हम 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/2 कोमा। जेड का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, 1 जेड का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, 0 हाफ 0 होगा। जेड का कोऑर्डिनेट ये 0 होगा क्या, नहीं सर, 1 है, 1/2 देखो ये जो बी है ना, ये एकदम बीच में है, ये तुम्हारा क्या था, पूरा के पूरा तुम्हारा ये ए पॉइंट पूरा का पूरा तुम्हारा किस में था, वाई जेड प्लेन में था। ये जो बी है ये क्या पूरा का पूरा हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ये रेक्टेंगुलर सीट रखा गया है। अभी अगर कैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, एक सेंटर पे ना एक सीट को रख लो, एक कोई रेक्टेंगुलर सीट रख लो, ठीक है, बॉडी रख लो ओरिजिन बना के, तो बी जो है कुछ ना कुछ हमारा जेड में भी है ना, सर, जेड 1/2 में कितना है,
जेड का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम उसका आधा। 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ओबी वेक्टर लिख लेंगे। ओबी वेक्टर कितना हो जाएगा 3/2i 1.5 प्लस 3/2 प्लस 1j प्लस 1/2k, ये हमारा ओबी वेक्टर आ गया। तो हमारा इनिशियल निकल गया, फाइनल निकल गया। तो आगे हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको हमें ए बी निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी ही तो हमारा शॉर्टेस्ट है, तो बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे तुम 3/2 माइनस 0, 3/2 माइनस 0 इंटू आई प्लस फिर क्या कोऑर्डिनेट है ये वाला 2/2 को 1 माइनस 2 इंटू जे, फिर के में क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1 इंटू के। ओके, तो ये चीज हमें क्या मिल जाएगा बताओ 3/2 आई माइनस जे माइनस हाफ के, ठीक है। अब हमें इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं प्लस लिख रहा हूँ, इसके बीच में माइनस है, माइनस का स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 1 प्लस 1/4, ठीक है। इन सब का सम निकालो कितना होगा, एलसीएम 4 लोगे तो ऊपर में 9 प्लस 1 प्लस 1, 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज हमें कितना मिल जाएगा अंडर रूट 14/4, 14/4। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 7/2, ठीक है। और ये चीज हमारा सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सर अगर मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा क्या? क्वेश्चन में तो सर सिर्फ वेक्टर ही पूछा है। हाँ तुम्हें बस इतना तक लिख के आंसर दे देना है, ठीक है। ओके भाई मैग्नीट्यूड निकाल, अभी इनिशियल चल रहा है तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल कर भी सिखा देता हूँ। ओके तुम्हें भी लेकिन निकालना है। ओके सर। सर फिर से एक बार समझा दीजिए। ओके मेन होता है कोऑर्डिनेट लिखना, ठीक है। यहाँ पे सर बी का जो लिखा सर वो सर समझा दीजिए, बाकी सब समझ में आ गया सर। ठीक है बी जो है, अब जो बी जो है यहाँ पर अगर मैं बनाऊं 3/2 2/2 वो सर समझा दीजिए। एक्स वाई जेड बनाऊं, ठीक है। यहाँ पर ना कोई सीट, इससे पहले जो था नहीं सर पहले से ही समझ लीजिए। पहले से समझ में नहीं आया जी सर। चलो फिर नहीं आया तो फिर और देखिए। एक्स है वाई है और ये जेड है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल कोऑर्डिनेट लिखने के लिए है, ठीक है। बहुत टफ से टफ होता है कोऑर्डिनेट लिखना, क्यूब वगैरह का, वो भी हम करेंगे। ऐसे करके एक स्क्वायर सीट रखा गया, ये स्क्वायर बॉडी यहाँ पे ऐसे रखा गया है, ये है इसको 3D में दिखाने का कोशिश किया गया है। ओके कुछ इस टाइप से तुम्हें दिखेगा। तुम्हारा अभी देखने का जो तुम देख रहे हो ना, इधर से देख रहे हो, तुम्हारा यहाँ से सीन कर रहे हो, तो इस तरीके से तुम्हारा कोई रेक्टेंगुलर सीट का थोड़ा सा पार्ट हो सकता है, तुम्हारा साइड वाला थोड़ा सा दिखे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हमारा क्या है ओरिजिन है, और ये चीज हमें कितना दे रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिर्फ एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे वाई आएगा क्या, इस पे नहीं आएगा, जीरो आएगा। जेड आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इस पे क्या आएगा हमारा एक्स जीरो आएगा, वाई आएगा सिर्फ, जेड क्या आएगा जीरो आएगा इस पे। अब ये पूरा पूरा जेड एक्सिस है, पूरा पूरा जेड का ही कंटेंट होगा, एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा, जेड होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, सेंटर का कोई ओरिजिन क्या होगा, जीरो होगा, कोमा जीरो होगा, कोमा जीरो, ठीक है। अब समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो मटेरियल रखा गया है, इसका सेंटर पॉइंट तुम्हारा क्या है, बी है, ये बी है, ठीक है। अब ये बी बताओ सेंटर पॉइंट में, सवाल में दे रखा है, ये जो सिलिंडर है एक हमारा एक फेस है, ये हमारा एक फेस है, ओके। इसका सेंटर पॉइंट हमारा बी है, तो हमें बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। बताओ बी का कोऑर्डिनेट लिखने से पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, ए, ये बी है, चलो इसको मैं सी बोल रहा हूँ,
इसका कोऑर्डिनेट लिखो। अब ए का कोऑर्डिनेट लिखो। ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? ए का कोऑर्डिनेट क्या, यहाँ पर तो सेंटर पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है ना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो वाई जेड प्लेन में है, तो सिर्फ हमारा, हाँ सिर्फ वाई जेड प्लेन का ही वैल्यू आएगा इसमें। तो हमारा एक्स इसमें क्या है, देखो एक्स वैसे है क्या इसमें, नहीं है, एक्स होगा जीरो। फिर इससे वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वाई में देखो इन दोनों का कॉमन वैल्यू देख लो क्या है, वाई होगा। फिर इन दोनों का कॉमन वैल्यू देख लो क्या होगा, जेड होगा, जेड होगा। ये कोऑर्डिनेट। अब सेम सी का कोऑर्डिनेट लिखना होता है, बताओ सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? ये देखो तुम्हारा क्या है, एक्स जेड प्लेन है ना, देखना इसमें y का वैल्यू 0 आएगा, जो तुम्हें डाटा है उनके अकॉर्डिंग लिख लो, दोनों को मैच करो। जी एक्स एक्स देखो दोनों का, एक तरफ 0 एक तरफ x, तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक ना। एक तरफ फिर y में तुम्हारा 0, इधर भी तुम्हारा 0 आना भी चाहिए था, 0 आया। फिर एक तरफ तुम्हारा z और दूसरे तरफ 0, कौन सा वैल्यू लिखो, z को लिखो, ठीक है। तो x 0 z आ गया। अब ये जो b है, ये हमारा ये o से जो ना ये सेंटर पॉइंट पे है, तो समझो कि तुम्हारा ये x है, ये तुम्हारा y है, और ये तुम्हारा z है, और एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा बीच में रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये x से भी हमारा क्या है, हाफ में है, y से भी हाफ में है, और z से भी क्या है हमारा हाफ पे है। समझ में आया? तो b का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, x/2, y/2, z/2। ओके, आया समझ में? हाँ सर। सर अब आ गया। अब आ गया ना। अब देखो ये वैल्यू यहीं पे हमने यहाँ पे b का वैल्यू लिखा था। अब एक्स वाई जेड में तो ये सब गिवन था सवाल में, ठीक है, मेन फिगर ऊपर है ना, तो मैंने मेन फिगर में ही एडिट कर दिया, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग मेन सवाल जो है ना रेड पेन से उसको देख लेना, फिर ये ब्लू पेन से ना क्या गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट जो ब्लैक पेन से ना वो गिवन था, ए और बी निकालना था हमें कोऑर्डिनेट। ए का हमने निकाल लिया, बी का कोऑर्डिनेट बीच में है तो एक्स देखो, ठीक ना, तो x/2, x कितना है 3 है तो 3/2, y का वैल्यू देखो, y में जाओ, y में वैल्यू कितना है 2 है तो उसका हाफ कर दो, z पर जाओ, z एक्सिस पे जाओ, z का वैल्यू 1 है उसका हाफ कर दो, 1/2 हो गया, ठीक है। अब आगे कर लोगे। अब तो आगे इनिशियल वेक्टर लिख लिया तुमने, फाइनल वेक्टर लिख लिया। इनिशियल वेक्टर क्या है, ए पे है, कोई चीटी जो है प्रॉल मतलब एंड जो है यहाँ पे कहाँ पे, ए पे है, ए से वो बी पे जा रहा है, ठीक है, ए से बी पे जाएगा, शॉर्टेस्ट जाएगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और तो इसको नहीं समझाना पड़ेगा, बताओ। हाँ सर। समझ गए सर। समझ गया ना? हाँ सर हाँ। वेरी गुड, सच में बताओ समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और समझा दीजिए। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए या आगे हम इनिशियल और फाइनल लिखे हुए हैं उसके लिए? इनिशियल और फाइनल लिखना। गुड। अभी बताओ ए पे जो लिखा हुआ ए पे है, ये हमारा जो एंड है वो ए पे है, इंसेक्ट, ठीक ना, इंसेक्ट एंड दोनों सेम हुआ। इंसेक्ट हमारा ए पे है तो ए का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, बताओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? 0i + 2j + 1 के, क्योंकि एक्स वाई जेड में है ना, इसको आई बोलते हैं एक्स की तरफ, वाई की तरफ को जे बोलते हैं, और जेड की तरफ को हम के बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, 2j + k, 0 है तो इसको छोड़ दो। फिर देखो बी का कोऑर्डिनेट लिखो, फाइनली इसको पहुंचना बी पे, तो बी हमारा जो है ना फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है, सवाल में भी लिखा हुआ है, ए से चलना स्टार्ट करता है बी पे जाके रुकता है। तो बी का वैल्यू कितना होगा, बी का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया, तो 3/2i, फिर 1/2 डिवाइडेड बाय ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1j + ½ k, यही चीज हमने यहाँ पे वो भी लिखा है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर से निकालेंगे, वो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब यहाँ पे निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो अब इसको और अगर बढ़िया से तुम फील लेना चाहो तो ऐसे ओरिजिन है, ऐसे करके हम ओ ए वेक्टर गए हैं, ओ ए वेक्टर यहाँ से हम कहाँ पे गए हैं, ओ बी वेक्टर गए हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होगा, उसका एरो ऐसे होगा, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ए बी। हमें क्या करना पड़ेगा, ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा, ओके, ओ ए माइनस ए ओ बी करना पड़ेगा। तो हम फाइनल कौन सा है हमारा, बी माइनस ए, सीधा हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज के थ्रू निकलता है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट ओ बी और इनिशियल कोऑर्डिनेट तुम्हारा जो है ओ ए, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा।
वही काम यहाँ पर किया है, यहाँ चाहो तो ओ बी और ओ। ओके हाँ सर। जी सर। आगे आता है लेमी थ्योरम। लेमीज थ्योरम ये सब बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, यहीं पे करवा देगा क्योंकि वेक्टर में हमें नीड होता है। बताओ लेमी थ्योरम किसी को पता है लेमी थ्योरम क्या होता है? तुम में से कोई थोड़ा बहुत पता हो? नो सर। ओके सर नहीं पता। नहीं है सर। एक वेक्टर हमारा समझो कि ऐसे है, हम अपने अकॉर्डिंग एक वेक्टर ले रहे हैं। एक वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे करके बी है, ये वेक्टर बी है, और तीसरा वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर सी है। ओके और मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों यहाँ पे एंगल हमारा ये एंगल को अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो बीटा, और इसको मैं गामा बोल रहा हूँ। ठीक है, अपने मन से ऐसे मैंने एक 3 वेक्टर ले लिया, ठीक है, जो सर्कुलर लूप परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे बताओ कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है? 180 डिग्री 180 माइनस बीटा। गुड। तुम क्या करोगे, इस वेक्टर ए को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ पे बोलोगे 180 डिग्री माइनस बीटा बोलोगे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और आगे मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल बिटवीन ये क्या हो जाएगा, बी एंड सी, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। अब थोड़ा सा सी को भी ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ा दो, यहाँ पे सी को बढ़ा दो, तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर को। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या ऐसे करके हम प्लॉट कर सकते हैं, इस तरह से कर देता हूँ। ये वेक्टर हमारा ऐसे करके ए है, ए वेक्टर को रखा, ए वेक्टर के और बी वेक्टर को पीछे लेके ऐसे करके मैं ऐड कर दिया, यहाँ पे वेक्टर बी को दे दिया, और सी अभी भी देखो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर निकालते तो क्या होता हमारा a प्लस बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होता बी को हमने ऐसे कर दिया और सी को ए के टेल में ऐसे करके लिख दिया, तो वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया। क्या ये भी लिखा हुआ सही है? जो तुम्हें गिवन वेक्टर था, क्या ऐसे लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं ना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो ना, ए को थोड़ा सा आगे कर दो, बी के पास चला गया, फिर सी को क्या कर दो, ए के टिल से मिला दो, ओरिएंटेशन वगैरह कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, डायग्राम देखकर बताओ, ए और बी के बीच का एंगल कितना था? ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे टेल टू टेल मिला है ना, तो ए और बी का वेक्टर तो यही होगा, ये एंगल ए और बी का 180 डिग्री माइनस बीटा लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस बीटा सर। 180 डिग्री माइनस बीटा लिखेंगे। और बी और सी के बीच का एंगल बता दो, बी और सी के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाए। और ए और सी के बीच का एंगल बता दो, 180 डिग्री माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी तक हमने कुछ किया, जो भी चीज हम पढ़ते आ रहे थे वेक्टर के थ्रू, वही काम किया है कि नहीं? ठीक है, अब लेमी ने क्या किया, लेमी अपने नाम पे ये थ्योरम रखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने बोला, ठीक है, अगर आप a डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा कर दीजिए, ठीक है, वो आपका इक्वल होगा, जैसे a के देखो पीछे में क्या लगा हुआ है 180 माइनस अल्फा, फिर जैसे b डिवाइडेड बाय, b के पीछे क्या, जस्ट b को पीछे करो, क्या लगता है 180 डिग्री माइनस गामा और प्लस साइन ये रहता है साइन, हाँ साइन छूट गया, साइन, फिर c के इक्वल टू फिर c के पीछे में क्या है साइन 180 डिग्री माइनस क्या है बीटा। उसने बोला कि ये थ्योरम ये आपका हमेशा वैलिड होगा, ये लिमिट थ्योरम, मतलब तीनों इक्वल होगा तीनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल होगा। सर। पीछे वाले एंगल एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा एंगल? सर जो आपने बोला एक ही पीछे वाला एंगल
ओहो हाँ, ऐसे मैंने बोला कि ऐसे देख लो, ऐसे कर, अब सिंपल समझो। अब ना तुम ऐसे याद रखो, याद नहीं रखना तुम्हें, ठीक है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो यहाँ से ये समझना कि इसका एंगल, चलो मैं अभी θ1 θ2 θ3 के टर्म में लिख रहा हूँ, ओके। तो बताओ ये चीज कितना आएगा हमारा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय ए के पीछे, जैसे ए का एरो इधर है ना, ए को थोड़ा पीछे कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए के पीछे वाला, यहाँ पे एंगल, ये एंगल कितना आ जाएगा, sin θ1 ये आ जाएगा हमारा sin θ1, ठीक है। फिर हम बी के पीछे में कौन सा है, θ3 है ना, जस्ट बी को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड कर दो, यहाँ पे sin θ3 लिख देना। फिर इसके पीछे सी के पीछे में कितना है, sin θ3, सी डिवाइडेड बाय sin θ2 है ना, sin θ2 कर दो। आया समझ में। और ना बहुत मतलब अगर सर इतना, ये एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ सर। अरे ओके, ये नोट ऐसे मत करना, ऊपर वाला नोट डाउन किए काफी है। आगे देखो, वेक्टर ए है, इधर हमारा वेक्टर बी है, इधर हमारा वेक्टर सी है। चलो इधर की तरफ के एंगल को हम बोल देते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, इधर को हम बोल देते हैं 180 डिग्री माइनस बीटा, इधर को हम बोल देते हैं 180 डिग्री माइनस गामा, ठीक है। जो मन सो एंगल कुछ हम ले लिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय साइन, ठीक ना, और उसके साथ एंगल लिखते हो, कौन सा एंगल लिखोगे साइन के साथ, ठीक है। तो हाँ अल्फा है, ये गामा है, ठीक है, ये पीछे वाला ना, तो गामा है। तो इसके पीछे वाला एंगल क्या है, जैसे ए तुम्हारा ऐसे करके आगे जा रहा था ना, इस एरो को थोड़ा सा पीछे स्लाइड कर दो, तो तुम्हें एंगल मिल जाएगा। वो एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस गामा। फिर b डिवाइडेड बाय, इक्वल टू लिखो, फिर डिवाइडेड बाय b के पीछे में कौन सा एंगल है बताओ, 180 डिग्री माइनस बीटा, तो ये b के पीछे का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू, ठीक है। फिर c के पीछे में कौन सा एंगल है, 180 माइनस थीटा, तो c डिवाइडेड बाय 180 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, और यहाँ पे साइन लगा देंगे, साइन के साथ। आगे समझ में। अब इसके ऊपर सवाल करवाऊंगा तो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, तो परेशान मत हो, ओके ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब इसको और अच्छे से ना, थ्योरी से कभी भी चीजें समझ में नहीं आता, अगर हम सवाल पे आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन is in equilibrium under the action of two stream 1 and 2. Find the tension force in stream डायग्राम लिखे हैं। सर ये बॉब लिखा है क्या? हाँ बॉब होता है बॉल, ठीक, छोटा सा बॉल अगर हो ना, फिजिक्स के टर्म में उसको हम बॉब लिखते हैं। उसका वेट ना नेग्लिजिबल वेट होता है, नीचे की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लगा। अब देखो थोड़ा सा तुम्हें टेंशन वगैरह का भी पता नहीं है तो उससे घबराओ मत, ठीक है, मैं सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन, ठीक है। बॉब सर क्या है सर? बॉब एक बॉब जो होता है, बॉब का होता है स्मॉल बॉल, ठीक है, एक बहुत ही छोटा बॉल, ठीक ना, जिसका मास ना बहुत ही कम होता है, ओके। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बॉब बोल देते हैं। फिजिक्स के टर्म में ना बॉल को बॉब बोल दिया जाता है, ठीक है। ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन, ठीक ना, इसका जो न्यूटन है, इसका जो वेट है हमारा 3 न्यूटन है, और इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट 0। हाँ, इसके ऊपर जो है एफ नेट हमारा क्या है, 0 है।
अगर एफ नेट 0 है तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ए नेट, मास इंटू ए नेट इक्वल टू 0 बोलेंगे इसको। तो यहाँ से हम ए नेट क्या बोलेंगे? वो भी 0। मास का मान लो यहाँ पे 3 kg लिख दो, तो एक्सीलरेशन भी 0। अगर कोई चीज का एक्सीलरेशन 0 तो मतलब वो बॉडी क्या है हमारा? रेस्ट पे है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये बॉडी है ये हमारा रेस्ट पे है, और रेस्ट पे ऐसे करके लगा हुआ है, नीचे की तरफ 3 है, इसमें बोला गया ये टेंशन 1 है, ये टेंशन 2 है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। टेंशन क्या होता है? हाँ, टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है, टेंशन जानो। ये सब एनएलएम में पढ़ोगे, कुछ सवाल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कंफ्यूज मत कर देना, कंफ्यूज मत करना। एक हमारा एक थ्रेड है, कलर क्यों नहीं? हाँ, एक हमारे पास एक धागा है, ठीक है ना, थ्रेड है, ऐसे ऐसे करके, चलो धागा रखा हुआ रहता है ना, ऐसे करके देखते हो। तो अगर इस धागे में क्या कर दो, कुछ वेट लगा दो इसमें ना, सपोज मैंने 3 kg का वेट लगा दिया, तो अब बताओ ये धागा कैसा होगा? ये क्या सीधा एकदम सीधा हो जाएगा ना, ऐसे करके हो जाएगा ना 3 kg। अब इसमें जो इस धागे में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है, वो वाला तुम जो टेंशन लेते हो, ठीक ना, जनरली। सर वो फॉर्मूला tension फोर्स के साथ एक ही है, मतलब एक ही है ना, मतलब सेम है। टेंशन सेम ही है, अभी के लिए सेम ही है, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होगा तो बता दूंगा डिफरेंट है। ठीक है, अभी के लिए सेम है। ठीक है, अभी हम, क्योंकि अब टेंशन हम पढ़ने जाएंगे। अब टेंशन क्या होता है? जैसे ये मास नीचे 30 kg लग रहा है ना, mg। ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। कितना तुम लोग आगे सवाल आ गया, क्या करे, आना नहीं चाहिए था इसको ना। चलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी टेंशन मत लेना, ठीक है। ऊपर की तरफ टेंशन कितना? T, नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ टेंशन। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर हमें टेंशन बनाना हो इस सवाल में, मैं फिर से बनाता हूँ सॉल्यूशन में। अभी भाई बस एंगल से तुम सॉल्व करना, ये टेंशन छोड़ो, मैं तुम्हें सारा एंगल बता के रखा हूँ, तुम वैल्यू निकाल के बताना। ये ऐसे है, ये ऐसे है, इससे बिल्कुल मत डरना, ये एकदम बच्चों वाला सवाल है जब तुम एनएलएम पढ़ोगे। ये 3 न्यूटन है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ये समझो कि ये इधर नीचे है, तो इसके तरफ जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक इधर यहाँ पे, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स तुम्हारा F1 लग रहा है, मैं टेंशन को हटा के F1 बोल रहा हूँ। इधर की तरफ फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ फोर्स F3 लग रहा है, जो कि 3 न्यूटन के बराबर है। तुम्हें F1 और F2 निकालना है। बताओ F1 और F2 कैसे निकालोगे? अब टेंशन को मैंने हटा दिया तुम्हारे लाइफ से, फोर्स कर दिया, ठीक है। सवाल को भी यही समझ लो, और लैंग्वेज छोड़ो उनका, ठीक ना, इक्विलिब्रियम वगैरह भी छोड़ो। ये एकदम एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, नीचे में फोर्स इधर है, और ये चीज क्या है? रेस्ट पे है, ठीक ना, एकदम बैलेंस है, रेस्ट पे है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बताओ कितना है? बताओ। 90 डिग्री लग रहा है। ये वाला एंगल बता दो कितना है? ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? थोड़ा सा जो ये 60। एंगल हमें, हाँ 30 गिवन है ना, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो और इससे ना मिला दो, इसे कट कर दो, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। नीचे वाला एंगल भी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 होगा। तो अगर हम पूरा का पूरा यहाँ से एंगल को जोड़े, यहाँ से यहाँ तक का अगर एंगल को हम जोड़े, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये एंगल हमारा कितना होगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना होगा? देखो यहाँ तक 90, 150 है, यहाँ तक 90 है, तो इसको बोल दो सीधा 360 में से 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अब इन सब इसको एक बार फिर से बना देता हूँ मैं तुम्हें और बेटर समझने के लिए। F1 हो गया, F2 हो गया, ऐसे करके F3 ऐसे करके हो गया, F3 हो गया, F3 ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 120 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा 150 डिग्री, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ना। और ये F3 का वैल्यू कितना है? ये 3 जो लिखा हुआ है ना, 3 न्यूटन, इसको ऐसे करके 3 लिख लो। अब बताओ F1 और F2 का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, कैसे निकालोगे F1 और F2 का वैल्यू? अब लेमी थ्योरम लगा दो। लेमी थ्योरम से कैसे निकालोगे बताओ? F1 हमें निकालना है, बताओ क्या लिखेंगे? F1 डिवाइडेड बाय sin 90 sin 90 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे?
Sin 1. Sin 120. साइन 150 डिग्री इक्वल टू F3 का वैल्यू कितना बोलेंगे हम? F3 Sin इक्वल टू 120. साइन Sin 120। वेरी गुड। इसमें तो कोई दिक्कत, जैसे ये F2 है, ठीक ना, ये F3 है, F3 किधर होगा तो इस तरफ होगा, इसका एंगल ले लिया। F2 किधर होगा, मतलब F2 जिधर है उधर नहीं, इसको रे को थोड़ा सा लाइन को पीछे कर दो तो मतलब 150 डिग्री। F1 है, फिर थोड़ा सा F1 को पीछे करके देखो कौन सा एंगल में तरफ जा रहा है, 90 डिग्री। बस इतना हो गया। अब तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो इसको। F1 लिखो, जिसका वैल्यू तुम्हें पता है उसका वैल्यू डालो। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। F2 डिवाइडेड बाय साइन 150 का वैल्यू कितना होता है? हाफ हाफ होता है। गलत। अरे साइन, हाँ साइन, हाँ हाफ होता है। वेरी गुड। साइन 90 प्लस क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री 150। हाँ तो ये चीज हमारा कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री। cos 60 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है। हाफ। देखो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो रिजल्ट याद रख लेना, ठीक ना। 150 का ये होता है, और बेसिक मैथमेटिक्स में तो करवाऊंगा ही, वैसे पता ही होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया? हाफ हो गया। इक्वल टू F3 का वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। बस। अब बताओ क्या हम F1 और F2 नहीं निकाल सकते हैं? इसको एक बार और इसको अच्छे से लिख लो तो F2 ऊपर चला जाएगा तो 2F2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 6, ऊपर चला जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3, ऐसे करके आ जाएगा। तो इन दोनों को अब तुम F1 और F2 बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें किस किस को कंपेयर करना होगा? F1 और लास्ट वाले टर्म को, क्योंकि इक्वालिटी है ना। तो F1 बराबर क्या बोलेंगे हम? 6 डिवाइडेड बाय √3। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? हम क्या 2 × √3 लिख सकते हैं। नीचे में √3 है, √3 कट गया तो 2 √3 F1 आ जाएगा। अब F2 कैसे निकाल सकते हैं हम? F2 इन दोनों को कंपेयर करके, तो यहाँ पे लिख लो 2F2 इक्वल टू 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये 2 और 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ से F2 का वैल्यू कितना हो गया? 3/√3 हो जाएगा। √3 से करते हैं। देखो अगर लिमिट थ्योरम पता था तो हम कितना आसानी से कर लिए। तो एक चीज ना इस सवाल के लिए, ये यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया, यहाँ पे टेंशन वर्ड आ गया, तो तुम कंफ्यूज कर गए। तो इसको छोड़, ये इतना इसको छोड़ दो। बस इतना सोचो कि हम एंगल जब हम निकाल पाते हैं तो हम क्या लिमिट थ्योरम अप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बस इतना तुम्हारे लिए जरूरी था। इससे भी बहुत आसान तरीका है इसको करने का, ठीक ना। सेकेंड मेथड इनका बहुत ही इजी है, लेकिन वो चीज अभी मैं नहीं करवाऊंगा, ये NLM में ही हम पढ़ेंगे। एक और सवाल करवाता हूँ, ठीक है, आज का लास्ट सवाल। फिर देखता हूँ ये करते हो तुम। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। IIT में आया हुआ सवाल है। IIT में ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन होता नहीं। ये 300 न्यूटन है नीचे, और इस पे लग रहा है वैल्यू, फोर्स लग रहा है C, इस पे फोर्स लग रहा है A, इस पे फोर्स लग रहा है B। ये एंगल है हमारा 37 डिग्री। सर C फोर्स का वैल्यू 300 है क्या? हाँ, इसका मतलब C बराबर हो गया, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दूं, ये C बराबर 300 न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो इसीलिए मैंने 300 न्यूटन लिखा। तो तुम्हें फाइंड फोर्स ऑफ A एंड B। A और B किसको बता रहा है? फोर्स को बता रहा है। तो A का वैल्यू क्या होगा, B का क्या वैल्यू होगा? क्वेश्चन थोड़ा फिर से बोल दिए, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। देखो एक ब्लॉक इस तरीके से सस्पेंड है, ठीक है। ये डायग्राम पर मत कंफ्यूज करना, ठीक है। एक ऐसे करके चलो यार, इतना सिंपल करे। ऐसे A है, ये हमारा B है, और ये हमारा C है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे हमारा B है,
और यहाँ पे हमारा सी के जगह पे हमारा वेट दे दिया, मतलब यहाँ पे वैल्यू ही दे दिया, सी का वैल्यू दे रखा है 300 न्यूटन। और एक चीज और हिंट के तौर पे दे दिया, कुछ ना कुछ एंगल का हिंट देगा, ये एंगल हमें दे दिया 37 डिग्री, ठीक है। अब इसके सहारे तुम्हारा टारगेट क्या होगा, ये एंगल निकालने का, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालेंगे, तीनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। अब तीनों पे जो फोर्स लगता है ना, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है और इधर ऐसे लगता है, ठीक है। चलो निकालो, आंसर आ रहा है 240 न्यूटन और 144 न्यूटन। कुछ मिस्टेक किए हो क्या तुम लोग? इसका आंसर आ रहा है बी का 500 और बी का देखना पड़ेगा यार क्या आंसर है। चलो एक बार ट्राई करो तुम लोग, फिर मैं बताता हूँ। चलो एक तो आंसर तुम लोगों का आ रहा है 240 न्यूटन और 144 न्यूटन, और बाकी का बताओ क्या आ रहा है। तो तुम्हारा टारगेट है एंगल निकालने पर ना, एंगल निकाल लो। बताओ इन दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, बी और सी के बीच का। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको अगर ऐसे करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, ऐसे करके, ठीक है, तो ये तो हमारा कितना होगा, 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 53 डिग्री। हाँ सर। तो ये वाला एंगल दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ओके है ना। 140 हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करके एक बार सिंपल कर लेते हैं। हमें ये पता चल गया ये 90 डिग्री, इधर की तरफ हम ए बोल देते हैं, इधर की तरफ हम बी, और इधर सी के तरफ हम इसको 300 ही लिख देते हैं, ओके। यानी तो सी इक्वल टू 300 लिखते हैं, इक्वल टू, हाँ ये एंगल बता दो कितना हो गया, 90 प्लस 153 कितना होता है। इसको ना ऐसे लिखो 90, 143। चलो वो नहीं लिखते हम ऐसे ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत है क्या ऐसे ही रहने देने से? ये एंगल कितना होगा आप बताओ, ये एंगल, तो ये एंगल के लिए क्या ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप तो करोगे, ठीक है। अगर ये एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा। हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल सी और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 37 डिग्री, 37। 90 प्लस 37 डिग्री होगा। अब बस होगा सर। अब बस लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो, तो बताओ लेमी थ्योरम क्या बोलोगे, ए डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, साइन, और जो एंगल है 90 प्लस 37 डिग्री इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री। सी डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, साइन 90 प्लस 53। साइन 90 प्लस 53 डिग्री, ठीक है। अब देखो या तो तुम टोटल एंगल सम करते, या सर ये लेमी थ्योरम क्या है, क्या, लेमी थ्योरम क्या है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ मुझे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। हाँ यही चीज तो लेमी थ्योरम है। यहाँ से अगर तीन जगह हमारा फोर्स लग, 3 फोर्स लग रहा हो, ठीक है, और एक पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट पे है 3 फोर्स लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, और इधर हमारा F3 लग रहा है, ठीक है। और अगर मान लो इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है, और इसका एंगल गामा है, ठीक है, तो लेमी ने यही बोला, तो F1 का वैल्यू उसने क्या लिख दिया, मतलब F1 का वैल्यू क्या लिख देगा, डिवाइडेड बाय साइन गामा इक्वल टू, फिर F2 का वैल्यू कितना बोलेगा, साइन बीटा, फिर F3 का वैल्यू कितना बोल देगा, साइन अल्फा। यही हमारा लेमी थ्योरम, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज बोल सकते हो, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, है ना। तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल, एक हमारा क्या बन रहा था, ट्रायंगल बन रहा था ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? खाबी में की हाँ सर। ओके चलो अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगा वैल्यू, a डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 37 कितना होता है, cos 37, फिर b डिवाइडेड बाय 1, c डिवाइडेड बाय, इसको cos 53 लिख सकते हैं, और c के जगह पर भी वैल्यू लिख दो। c का वैल्यू कितना निकल के आया, 300। सर अगर ज्यादा फोर्स हुए तो क्या होगा, कौन से फोर्स अगर सर 3 से ज्यादा दिया हो तो वहां पे हम 300 से ज्यादा फोर्स लिख देंगे,
ठीक है। नहीं, फोर्स अगर यहाँ पर सर 3 ही फोर्स दिया है, F1 F2 F3, अगर 4-5 दिया होता तभी लेमी थ्योरम काम करता। नहीं, सिर्फ 3 के लिए। ठीक है, हम अप्लाई कर सकते हैं लेमी थ्योरम के लिए 5 ब्लॉक के लिए ही, लेकिन तुमसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ 3 के लिए। ओके, चलो अब यहाँ पे निकालो आगे। सर पूछता है सर ना, हाँ, एग्जाम में भी सर तो सर 3 ही पूछता है ना 3 सर? एकदम 3 ही, ठीक है, हाँ। उसके लिए मत घबराओ। तो यहाँ पे बताओ a डिवाइडेड बाय cos 37 का वैल्यू कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू b इक्वल टू यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय cos 53 का वैल्यू कितना होता है? 3/5। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा 5a/4 इक्वल टू b इक्वल टू 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इन दोनों को रिलेट कर लो इन दोनों से, ठीक है, तो तुम्हारा a निकल जाएगा, फिर इन दोनों से रिलेट कर लो b निकल जाएगा। चलो हम b पहले निकाल लेते हैं। तो b कितना हो जाएगा? 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, तो b का वैल्यू 500, तो b आ गया हमारा 500। ठीक है, अब हमें a निकालना है, तो बताओ a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5a/4 इक्वल करेंगे 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 300, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 5 से ये 5 चला जाएगा, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 300 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा? 400। a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 400। कर सकते हैं सर, क्या? b से भी सर इक्वल कर सकते हैं। हाँ, अब निकाल चुके, इक्वल करके देख लेना, सेम ही आंसर है। तो हाँ, आ जाएगा। ओके, तो एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग, जिसको प्रॉब्लम हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सर हाँ, सर समेशन कैसे 0 होगा? सर आज डाउट क्लियर होगा क्या? नहीं, आज डाउट क्लास नहीं हो पाएगा। क्या? सर आपने कहा था समेशन 0 होगा। कहाँ? ABC F1 का प्लस F2 प्लस F3, हाँ, समेशन 0 होगा यहाँ कैसे पे। होगा सर? अरे वेक्टोरली 0 होगा, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना 0 होगा। वेक्टोरली F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 होगा। यही करके तो ये लेमिट थ्योरम को हमने ड्राइव किया, सब चीज यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये लेमिट थ्योरम था। देख लो, ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर इसी चीज को हमने कहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो लेमिट थ्योरम के ऊपर और भी सवाल मैं दूंगा होमवर्क में। तो आज के लिए इतना ही रखो, टाइम हो गया, चलो बाय। थैंक यू। सर डीवीबी कितना बजे तक मिलेगा? मिल जाएगा, अभी कुछ देर बाद मिल जाएगा। और सर आपका सर नोट भी जल्दी भेज 2 दीजिएगा। या 3? अच्छा ठीक है, नोट में आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे एक अभी मीटिंग अटेंड करना है, उसके बाद हाँ सर, धन्यवाद। ओके देन, ओके, हाँ, गुड, ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय। सर